नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल फिजिक्स बाय टीसी चौहान से में स्वागत है। आज फिर हम लेके आए हैं आपके लिए ब्रह्मास्त्र सीरीज, जो एक्स ग्रुप का एयरफोर्स एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए विशेष तौर से पूरे में से पूरे मार्क्स कैसे लाए जाए उनके लिए आज के हम टॉपिक ले रहे हैं, जिसके अंदर हम मोशन इन अ प्लेन, एक समतल में गति, उसके बाद हम लेंगे कार्य ऊर्जा शक्ति, घर्षण तथा जड़त्वागुण। ये चैप्टर्स लेंगे। वर्क पावर एनर्जी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, मोशन इन अ प्लेन और रोटेशन और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये अपन चैप्टर्स लेने वाले हैं। इनके ऊपर आने वाले क्वेश्चंस किस टाइप के होंगे, क्या उनका पैटर्न होगा, जो एयरफोर्स एग्जाम में आने वाले ब्रह्मास्त्र साबित होंगे, उनके लिए हम आपको कुछ कंसेप्ट बताएंगे। आइए इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, एयरफोर्स में जो क्वेश्चंस इन चैप्टर्स के ऊपर आने वाले हैं, जिस पैटर्न पे आने वाले हैं, उसके ऊपर हम अपनी ब्रह्मास्त्र सीरीज के अंदर आपको कंसेप्ट्स बताएंगे। जैसे अपन सबसे पहले न्यूटन की गति के नियम और घर्षण के ऊपर आने वाले प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, न्यूटन की गति के नियमों के ऊपर जिस प्रकार के पैटर्न के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, उसमें नियमों के आधार पर कंसेप्चुअल ज़्यादा पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल कम पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल ज़्यादातर प्रमेय के ऊपर आते हैं, तो उनके बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए, जब हम कंसेप्ट की बात करें तो इसमें कंसेप्ट कौन सा बैठता है। जैसे पहला प्रश्न, अपन क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, न्यूटन की गति का तृतीय नियम प्राप्त होता है। थर्ड नियम, बाय विच लॉज वी कैन गेट न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो किस किस से? तो पहला गुरुत्व नियम से, दूसरा स्थिर वैद्युत नियम से, तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया से, और चौथा उपरोक्त सभी से। तो अब इस ये लॉजिकल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन घुमा देते हैं आपको। अपन ये सोचते हैं कि न्यूटन का तृतीय नियम प्राप्त होता है, तो अपन ये सोचते हैं न्यूटन तृतीय नियम तो सिर्फ क्रिया प्रतिक्रिया नियम है, इट इज़ ओनली एक्शन रिएक्शन लॉ। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, ये सबसे मिलता है, क्योंकि हमने यहाँ पूछा है प्राप्त होता है, इसका मतलब किसका पार्ट है। तो ये गुरुत्व नियम का भी पार्ट है, स्थिर वैद्युत नियम का भी पार्ट है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम का भी पार्ट है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा, सही उत्तर जो होगा वो होगा उपरोक्त सभी। दिस विल बी द करेक्ट आंसर। इस तरह से आप लॉजिकली इसको सही कर सकते हो। यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। कैसे कि अपन जानते हैं क्रिया प्रतिक्रिया नियम में F12 इज इक्वल टू माइनस F21 होता है, जो हम प्राप्त कर सकते हैं गुरुत्व से भी, हम प्राप्त कर सकते हैं स्थिर वैद्युत से भी, और क्रिया प्रतिक्रिया में तो ये होता ही है। तो कंसेप्चुअली ये इस तरह से एकदम बराबर बैठता है कि ये तीनों के अंदर ये काम आता है। ये था पहला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, रेखीय संवेग का मान नियत हो तो बल होगा। अगर लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट है तो फोर्स क्या होगा? व्हाट अबाउट फोर्स? तो ए एफ इज इक्वल टू नियत, बी एफ इज इक्वल टू 0, सी एफ इज इक्वल टू 1/p, डी एफ इज इक्वल टू 1/p²। अब ये चार प्रश्न हुए, जैसे चार कंसेप्ट मैंने आपको बताए। तो रेखीय संवेग का मान अगर नियत हो, मैंने क्या बोला, लीनियर मोमेंटम इज कांस्टेंट, तो आप जानते हैं न्यूटन का जो सेकंड लॉ है, F इज इक्वल टू होता है dp/dt। F इज इक्वल टू dp/dt में यहाँ पर P जो होगा अगर कांस्टेंट कर दें तो d/dt ऑफ कांस्टेंट आ गया, और कांस्टेंट यानी नियत है, तो नियत का अवकलन शून्य होता है, तो इस अवस्था में बल शून्य होगा। इसका आंसर बी करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से हम लॉजिकली इसको कर सकते हैं। ये था इस टाइप का सेकंड लॉ के ऊपर क्वेश्चन। फिर इसके अंदर एक प्रमेय पूछा जाता है कि प्रमेय कौन सा प्रमेय क्या है। तो एक संवेग होता है, एक आवेग होता है।
तो क्वेश्चन नंबर 3 है, आवेग संवेग में सही संबंध है। सही संबंध क्या है? देखो, ये याद रखिएगा आप, ये आवेग संवेग प्रमेय है वास्तव में। इट इज इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। तो आवेग इज इक्वल टू होता है डेल्टा पी, यानी आवेग इज इक्वल टू होता है P2 माइनस P1, यानी रेखीय संवेग में परिवर्तन का मान सदैव आवेग के बराबर होगा। इसमें न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। I इज इक्वल टू P2 को हम mv2 माइनस mv1 कह सकते हैं। अगर द्रव्यमान नियत रखा जाए, वेगों में अंतर लिया जाए, तो इस प्रकार से हम आवेग ज्ञात भी कर सकते हैं कि ये ऐसे इम्पल्स प्राप्त भी किया जा सकता है, यानी रेखीय संवेग में परिवर्तन का मान ही आवेग के बराबर होगा। जैसे आपको कह दिया एक ट्रक है, उसका द्रव्यमान m है, उसका वेग एक निश्चित मान से दूसरे निश्चित मान तक परिवर्तित होता है, तो बताइए कि उसमें आवेग कितना होगा। तो कंसेप्चुअली हम इस तरह से आवेग के बारे में बात कर सकते हैं, आवेग के बारे में पता कर सकते हैं। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। फिर इसी के अंदर एक सवाल ये पूछा जा सकता है कि यदि हम संवेग की बात करें तो रेखीय संवेग प्रत्येक परिस्थिति में संरक्षित रहेगा, नहीं रहेगा, क्या होगा, शर्त क्या है? तो ये ज़्यादातर सवाल पूछा जाता है। तो रेखीय संवेग संरक्षण की आवश्यक शर्त है। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन की आवश्यक शर्त क्या है? व्हाट इज मेन कॉज, मेन कंडीशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम? तो उसके लिए शर्त यही है कि बाह्य बल अनुपस्थित हो, बाह्य बल अनुपस्थित हो, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगना चाहिए। सीधा कंसेप्ट है, बाह्य बल अनुपस्थित हो तो ही रेखीय संवेग संरक्षित होगा, यानी P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा, mv इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा, m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 होगा, अगर बाह्य बल F एक्सटर्नल 0 हो, अनुपस्थित हो, वरना नहीं होगा। ये कंसेप्चुअली ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं, जो प्रश्न अक्सर इन नियमों के ऊपर पूछे जाते हैं। फिर देखिए, इसमें आगे बढ़ते हैं, अपन घर्षण के बारे में बात करते हैं। वी टॉक अबाउट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। देखिए, घर्षण के ऊपर भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत अच्छे, लॉजिकल भी बनते हैं, आ जाते हैं। एक क्वेश्चन का अक्सर पूछा जा सकता है घर्षण के ऊपर। तो जैसे घर्षण के ऊपर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम लें, तो देखिए घर्षण बल के बारे में ज़्यादातर पूछा जाता है कि घर्षण बल जो होता है वो दिशा कैसी होती है और अधिकतम घर्षण क्या होता है। तो घर्षण बल निर्भर करता है, एक होगा प्रतिक्रिया पर, बी होगा सतह की प्रकृति पर, सी होगा आरोपित बल पर, डी होगा उपरोक्त सभी पर। अब मैंने ये क्वेश्चन ऐसा लिया है कि ऑन व्हाट फैक्टर फ्रिक्शन डिपेंड, रिएक्शनरी फोर्स, नेचर ऑफ द सरफेस, अप्लाइड फोर्स और ऑल अबव। ये क्वेश्चन ऐसा लिया जिसमें दिशा वगैरह सब कुछ आ जाएगी। कैसे? जब आप किसी भी वस्तु के ऊपर बल लगाते हो, आप आरोपित बल लगाते हो, तो पीछे की साइड में घर्षण बल लगता है। अगर इसका भार mg नीचे तो इसकी प्रतिक्रिया r, तो ये जो घर्षण बल होगा वो म्यू r होगा। तो म्यू आर में देखो, म्यू तो हो गया प्रकृति, नेचर बता रही है कि नेचर कितनी होगी, तो सतह की प्रकृति ओके, आर प्रतिक्रिया हो गया तो ये भी ओके। आरोपित बल आप ये कितना लगा रहे हो उसके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप ये बल इस म्यू mg से कम लगा रहे हो तो आरोपित बल खुद घर्षण बल हो जाएगा, अप्लाइड फोर्स इटसेल्फ बिकम अ फ्रिक्शन फोर्स, तो ये इस पर भी निर्भर करता है। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी पर, यानी दिस विल बी द करेक्ट, ऑल अबव विल बी द करेक्ट। ये कंसेप्चुअली देखा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। फिर इसमें एक क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जाता है, यदि एक 4 किलोग्राम द्रव्यमान को
0.2 घर्षण गुणांक वाली सतह पर 40 न्यूटन बल से खींचा जाए तो इस अवस्था में त्वरण क्या होगा? त्वरण क्या होगा? अब ये कंसेप्ट आ गया, तो त्वरण क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, तो हम कैसे ज्ञात करें? तो आप देखिए इसका कंसेप्ट क्या है कि अगर हमारे पास ऐसे कोई वस्तु है, इसके ऊपर अपन बल ऐसे लगा रहे हैं, ये 4 किलोग्राम का है, ये बल हम 40 न्यूटन लगा रहे हैं। If a 4 kg mass having coefficient of friction 0.2 is pulled by 40 Newton force, what about acceleration? आपने यहाँ म्यू 0.2 दे रखा है, तो आपको पता है इधर एक घर्षण बल काम करेगा, ये होगा म्यू mg, म्यू आर का हो या म्यू mg का हो एक ही बात है, ये दोनों विपरीत होंगे, इधर त्वरण काम करेगा, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में काम करेगा। तो इस कंडीशन में ma इज इक्वल टू एफ माइनस एफ एफ, एफ मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, m आपके पास द्रव्यमान दे रखा है 4 किलो, तो 4a इज इक्वल टू बल आपको दे रखा है 40 माइनस एफ एफ, ये है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, एफ एफ वो है म्यू mg, तो 4a इज इक्वल टू 40 माइनस म्यू कितना है 0.2, m है 4 इंटू 10 यानी 40 माइनस 8, 40 माइनस 8 यानी 32, 4a इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से हम तुरंत निकाल सकते हैं, वी कैन कैलकुलेट एक्सेलरेशन। देखो वापस देखिए एक बार, ma 4a बराबर f माइनस म्यू mg, तो 4a बराबर 40 माइनस म्यू mg कर दिया, म्यू 0.2 हो गया, m 4 किलोग्राम है, g 10 हो गया, 4 2 जाए 8, 4 दूने 8 हो गया, 40 में से 8 गया 32, a इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरह से हम आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से एक क्वेश्चन ये ऐसा भी घर्षण के ऊपर आ सकता है, यदि घर्षण गुणांक का मान 1.41 हो तो इस अवस्था में 1.41 की जगह थोड़ी वैल्यू हम चेंज कर देते हैं, घर्षण गुणांक का मान 1.73 हो तो इस अवस्था में विराम कोण क्या होगा? क्या होगा? इफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 1.73, व्हाट विल बी एंगल ऑफ रिपोज? तो अपन जानते हैं म्यू इज इक्वल टू दे रखा है 1.73, 1.73 को हम लिख सकते हैं √3, वी कैन राइट √3। अपन जानते हैं tan थीटा इज इक्वल टू होता है म्यू, यानी ये लिख दिया अपन ने √3, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √3, √3 tan में 60 डिग्री होता है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये आंसर हो गया। ये विराम कोण के बारे में ऐसे पूछ सकते हैं। ऐसे भी पूछ सकते हैं कि एंगल ऑफ रिपोज की जगह एंगल ऑफ फ्रिक्शन पूछ सकते हैं, घर्षण कोण पूछ सकते हैं, तो घर्षण कोण का मान भी वही होगा, 60 डिग्री ही होगा। ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं कि घर्षण गुणांक जो होता है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने पर किस प्रकार परिवर्तित होता है। क्वेश्चन नंबर 4, यदि सतहों का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए तो घर्षण कोण पर क्या प्रभाव होगा तथा घर्षण बल व गुणांक पर क्या प्रभाव होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा अप्रभावित, किसी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अप्रभावित। कैसे देखो, इफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट सर्फेस इज इंक्रीज्ड, व्हाट अबाउट द चेंज इन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन
एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो इन पे किसी पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि एरिया पे डिपेंडेंस नहीं होती है। ये नियम है जो सीमांत घर्षण के लिए दिया गया है, उसके हिसाब से क्षेत्रफल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, स्पेशली बहुत ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो यहाँ पे आप विशेष तौर से ध्यान रखना, कंसेप्चुअली ध्यान रखना ये चीज़ें, न तो घर्षण कोण, न घर्षण बल और न ही घर्षण गुणांक। तो अगर आप क्वेश्चन को देखें वापस एक बार, व्हाट अबाउट द चेंज इन एंगल ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन व्हेन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस इज इंक्रीज। क्षेत्रफल बढ़ा दें तो क्या प्रभाव पड़ेगा? देयर इज नो चेंज, किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कंसेप्चुअली ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं फ्रिक्शन के ऊपर। अब हम जरा बात करते हैं इसी कंसेप्ट को लेके कि हम कार्य ऊर्जा शक्ति के ऊपर किस प्रकार के प्रश्न अक्सर एग्जाम में आते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करें। तो उनके बारे में आप देखिए, कार्य ऊर्जा शक्ति व टक्कर, इनके ऊपर भी अक्सर कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनके बारे में हम जरा अपनी इस ब्रह्मास्त्र सीरीज में बात करते हैं, कैसे पूछे जाते हैं। देखिए, आज तक जो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा सवालों की पूछी गई है वो पूछी गई है कार्य ऊर्जा शक्ति के ऊपर, कार्य ऊर्जा प्रमेय के बारे में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे अपन संवेग संरक्षण नियमों के ऊपर हमने बताया था, बिल्कुल उसी तरह यहाँ कार्य ऊर्जा प्रमेय के ऊपर ज़्यादा सवाल पूछे गए। लेकिन कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी काफ़ी आए, जैसे मैं आपको पहला कंसेप्चुअल क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यदि वृत्तीय पथ में गति का आधार लिया जाए तो कार्य होगा ए अधिकतम, बी सामान्य, सी शून्य, डी अनंत। अब देखो, अगर अपन सर्कुलर मोशन या वृत्तीय पथ की बात करें तो वृत्तीय पथ में किया गया कार्य सदैव जीरो होता है, हमेशा शून्य होता है। दो केस हैं इसके, एक तो अभिकेंद्रीय बल का प्रभाव हो जाएगा और दूसरा इसका कंसेप्ट हो जाएगा विस्थापन नहीं होता, इस वजह से कार्य शून्य हो जाता है। एक तो ये कंसेप्ट इसके ऊपर अक्सर पूछा जाता है। फिर इसके ऊपर एक और सवाल पूछा जाता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, अश्व शक्ति का वाट में मान है, ये भी पूछा हुआ है, बहुत सिंपल है। अश्व शक्ति का वाट में मान 1 हॉर्स पावर 746 वाट, ये पूछा गया है। एक क्वेश्चन जो अभी रिसेंटली लगातार 2 साल से आ रहा है वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जूल में मान है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। एक ये भी सवाल पूछा गया है, 1 किलोवाट घंटे का जूल में मान है। तो 1 kWh इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल किलोवाट आवर। तो पहला क्वेश्चन, इन सर्कुलर मोशन व्हाट अबाउट द work done will be 0. Second question, horse power is equal to, third question 1 electron volt is equal to, fourth 1 kilowatt hour is equal to। ये क्वेश्चन अक्सर अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा है एयरफोर्स में। क्वेश्चन नंबर 5, अब लॉजिकली बता रहा हूँ, देखो अब लॉजिकल क्वेश्चन लेता हूँ। लॉजिकल क्वेश्चन में ये आता है कि रेखीय संवेग में 50% वृद्धि करने पर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा? अब अपन जानते हैं, देखिए गतिज ऊर्जा का सूत्र जो होता है 1/2 mv² होता है। अब इसको हम रेखीय संवेग में परिवर्तित करेंगे बाय इंक्रीजिंग 50% लीनियर मोमेंटम। व्हाट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी? तो हमको काइनेटिक एनर्जी को लीनियर मोमेंटम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इंटू m/m करेंगे तो ये हो जाएगा p²/2m, क्योंकि m² v² हो जाएगा और mvp होता है रेखीय संवेग होता है, लीनियर मोमेंटम होता है।
अब आप देखते रहो m तो फिक्स है, m कांस्टेंट है, तो e के प्रोपोर्शनल हो गया p²। अब यहाँ हम कंसेप्चुअली बात करें तो E2 अपॉन E1 इज इक्वल टू P2 अपॉन P1 का स्क्वायर। P2 50% बढ़ाया तो 100 प्लस 50 यानी 150, 150 अपॉन P1 हो गया 100 शुरुआत वाला इंटू ये, तो 225 अपॉन 100 ये हो गया। अब जब भी अनुपात आ जाए तो आप याद रखना, इसकी एक ट्रिक है, रेशियो आपके पास आ गया, उसके बाद -1 करके प्रतिशत निकालने के लिए E2 अपॉन E1 -1 करके इंटू 100 कर दीजिए, टाइम बचाना होता है, सीधा -1 करके इंटू 100 खत्म, तो 225 अपॉन 100 -1 इंटू 100 125% इसका आंसर हो जाएगा। यानी काइनेटिक एनर्जी जो चेंज होगी, गतिज ऊर्जा जो परिवर्तित होगी वो 125% परिवर्तित होगी, 125% चेंज होगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये। देखो 50% इसको बढ़ाया तो ये 125% चेंज हुई, ये एक कंसेप्ट है इसका। लेकिन अगर यही चीज़ 5% से कम हो तो डायरेक्ट 2 बार निकाल के डायरेक्ट इनटू भी कर सकते हो। त्रुटि वाला, एरर वाला क्वेश्चन जो था उस टाइप से भी अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 कंसेप्चुअली अगर हम देखें तो क्वेश्चन 6 के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ मैं शक्ति के ऊपर, पावर के ऊपर एक क्वेश्चन लूँगा कि v वेग से गतिमान कार, v वेग से गतिमान कार का द्रव्यमान m है तो t समय में इंजन की शक्ति क्या होगी, t टाइम में इंजन की पावर क्या होगी। तो पावर इज इक्वल टू अपन जानते हैं W अपॉन टी होता है, कंसेप्ट में नहीं है आपको पता है। W क्या हो जाएगा, हाफ mv² अपॉन टी, बस सीधा सीधा। अगर आपको द्रव्यमान और वेग दे रखे हैं आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो, सीधा आप इसको सॉल्व कर सकते हो। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 7, यदि एक कार का प्रारंभिक वेग u है व अंतिम वेग 3 गुना बढ़ जाए तो इंजन द्वारा कार्य क्या होगा। अब ये कंसेप्चुअल, ये भी ये वर्क पावर एनर्जी के ऊपर क्वेश्चन है, कार्य के ऊपर, कार्य ऊर्जा प्रमेय के ऊपर क्वेश्चन है, वर्क एनर्जी थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन है। तो W इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ mv² माइनस हाफ mu², हाफ m कॉमन लेते हैं, v जो होगा वो 3 गुना हो गया 3u का स्क्वायर माइनस हाफ mu², तो हाफ mu² कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा 9 माइनस 1 यानी 8, आंसर हो जाएगा 4mu²। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी लॉजिकल क्वेश्चन अक्सर इसमें पूछे जाते हैं। तो आप इन चीज़ों पे विशेष फोकस करें, विशेष ध्यान देवें। टक्करों के ऊपर भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, काफ़ी टक्कर के ऊपर भी अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, इनके बारे में हम जरा चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कॉलिजन या टक्कर के ऊपर क्वेश्चन नंबर 1, टक्कर के दौरान सदैव सुरक्षित रहता है। ड्यूरिंग कॉलिजन देयर विल बी ऑलवेज कंजर्वेशन ऑफ, हमेशा कंजर्व क्या रहेगा, हमेशा सुरक्षित क्या रहेगा ड्यूरिंग कॉलिजन, इसके बारे में हम देखते हैं। तो उत्तर इसका आंसर होगा हमेशा रेखीय संवेग सुरक्षित रहेगा, रेखीय संवेग ऑलवेज कंजर्व, हमेशा लीनियर मोमेंटम ऑलवेज कंजर्व, कभी भी ध्यान रखना रेखीय संवेग सदैव सुरक्षित रहेगा। दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं, पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर में प्रत्यावस्थान गुणांक का मान होगा। In completely elastic collision, the coefficient of restitution will be
प्रत्यावस्थान गुणांक का मान होगा तो E इज इक्वल टू 1 होगा। याद रखिएगा, याद रखिएगा। व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इन कंप्लीटली इलास्टिक कोलिजन? पूर्ण प्रत्यास्थ में क्या होगा? तो 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, किस टक्कर में पिंड मिलकर गति करेंगे? कौन सा कॉलिजन ऐसा होगा जिसमें पार्टिकल साथ में मिलके चलेंगे, मिलकर गति करेंगे? तो ये होगा पूर्ण अप्रत्यास्थ टक्कर, अप्रत्यास्थ टक्कर। इसमें ऑब्जेक्ट साथ में मिलके चलेंगे, बॉडीज विल मूव टुगेदर आफ्टर कॉलिजन। जैसे इसके ऊपर एक सवाल बनता है, यदि दो पिंडों के द्रव्यमान 4 किलोग्राम व 6 किलोग्राम है, क्रमशः 4 मीटर प्रति सेकंड व 8 मीटर प्रति सेकंड से गति करें, व इसको चेंज कर देते थोड़ा, ये 8 मीटर प्रति सेकंड कर देते, ये 4 मीटर प्रति सेकंड कर देते, गति करें व टक्कर करें, तो साथ मिलकर गति में अंतिम वेग क्या होगा? अंतिम वेग क्या होगा? अब ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ गया। इफ 2 पार्टिकल्स ऑफ 4 kg and 6 kg are moving with 8 meter per second and 4 meter per second, then what will be the final velocity when these will move together? जब दोनों साथ में मिले तो आपस में उनका वेग क्या होगा? ये देखिए आप, ये 8 से चल रहा था, ये 4 से चल रहा था, ये 4 किलोग्राम था, ये 6 किलोग्राम था। बाद में टकराने के बाद एक ही वेलोसिटी से चलने लगे, एक ही वेग से चलने लगे, तो क्या होगा? तो इसमें फॉर्मूला क्या होगा? m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v। तो v जो होगा वो होगा m1u1 प्लस m2u2 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये हो गया 8 4 जा 32, ये हो गया 6 4 जा 24 अपॉन 6 4 प्लस 6। सॉल्व करेंगे 56 अपॉन 10, तो ये हो गया 5.6 मीटर पर सेकेंड। ये ऐसे क्वेश्चन भी अक्सर पूछे जा सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। एक सवाल ये पूछा जाता है कि जब टक्कर होती है तो टक्कर के दौरान ऊर्जा हानि का सही सूत्र क्या है? एनर्जी लॉस का फॉर्मूला क्या है? ये डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5, टक्कर में ऊर्जा हानि का सही सूत्र है। तो आप याद रखिएगा, एनर्जी लॉस का जो फॉर्मूला है डेल्टा ई के इज इक्वल टू हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1 माइनस u2 होल स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर होता है। ई प्रत्यावस्थान गुणांक है, ई का मान अपन 0 रख देंगे या 1 रख देंगे, उसके हिसाब से इसका आंसर आ जाएगा कि टक्कर कौन सी है, प्रत्यास्थ है या अप्रत्यास्थ। ये डायरेक्ट फार्मूला कभी एक आध बार पूछा गया है, तो हो सकता है डायरेक्ट फार्मूला पूछा जा सके। अब देखिए, जब कोई पिंड किसी सतह से टकराता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन नंबर 6, h ऊंचाई से गिराया गया पिंड सतह से टकरा कर पहले बाउंस में कितना ऊपर उठेगा यदि प्रत्यावस्थान गुणांक का मान ई हो। अगर मान लो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन प्रत्यावस्थान गुणांक का मान ई हो तो वो कितना ऊपर उठेगा, ये क्वेश्चन पहले वाले में ये अक्सर पूछा जा सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है, बहुत ज़्यादा। तो इसमें कंसेप्ट क्या है कि जब किसी सतह से कोई चीज़ टकराएगी
तो वापस ऊपर एच डैश जो ऊपर उठेगा या H1 जो ऊपर उठेगा ये इस H के हिसाब से होगा, H डैश इज इक्वल टू होगा E² इंटू H। ई प्रत्यावस्थान गुणांक है, इसके हिसाब से इसको हम निकाल सकते हैं। ये रुकने तक धीरे धीरे कितनी दूरी तय करेगा, तो रुकने तक अगर हम दूरी टोटल ज्ञात करना चाहते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 7, उपरोक्त प्रश्न में रुकने तक दूरी टोटल दूरी s ज्ञात करनी है, तो इसका कंसेप्ट है 1 + E² 1 - E² इंटू H, ऐसे भी कह सकते हैं। तो ये क्या डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं जो सीधे अपने को कंसेप्चुअली याद भी रखने होंगे। ई का मान अपने को दिया होता तो मान रख देंगे, ई का मान 0.1 0.2 0.3 0.4 1 से कम होता है जनरली, 0 और 1 के बीच में ई का मान होता है, प्रत्यावस्थान गुणांक का मान होता है। तो ये ऐसे प्रश्न टक्करों के ऊपर भी अक्सर पूछे जाते हैं। अब हम बात करेंगे अपनी ब्रह्मास्त्र सीरीज में जड़त्व आघूर्ण के ऊपर आने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। देखिए, एक प्रश्न तो सीधा सीधा पूछा जाता है, क्वेश्चन नंबर 1 कि द्रव्यमान की तुल्य राशि क्या है? व्हाट इज इक्विवेलेंट क्वांटिटी ऑफ मास? तो इसका सीधा सीधा उत्तर होगा जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। m जो रेखीय गति में होता है वही जड़त्व आघूर्ण I घूर्णन गति में होता है। आप जरूर याद रखिएगा, ये रोटेशन मोशन में I होता है और द्रव्यमान उसमें रेखीय गति में होता है। फिर ये पूछते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जड़त्व आघूर्ण का मान एक छड़ के लिए एक सिरे के सापेक्ष क्या होगा? ये एक रॉड दे रखी होती है, आपको एक सिरे के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण पूछेगा, लंबाई L देगा, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वन एंड ऑफ रॉड। तो इसमें सीधा पूछा जाता है I = mL²/3। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉजिकली देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 3, दो पिंडों M व 4M में द्रव्यमान केंद्र होगा। अब M और 4M में द्रव्यमान केंद्र किधर होगा, ऐसे कंसेप्चुअल बता रहा हूं मैं आपको। तो जितना भारी द्रव्यमान होता है उसकी तरफ होगा, तो इसका उत्तर होगा 4M की तरफ, टुवर्ड्स 4M की साइड में होगा, 4M की तरफ होगा। ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, M और 4M का द्रव्यमान केंद्र 4M की तरफ होगा, टुवर्ड्स 4M होगा, 4M की तरफ जाता हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 4, यदि दो कण समान द्रव्यमान के हैं, समान वेग से एक दूसरे की तरफ गति करें, तो द्रव्यमान केंद्र का वेग क्या होगा? ये क्वेश्चन पूछा है। इफ टू पार्टिकल्स ऑफ सेम मास मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर विथ सेम वेलोसिटी, व्हाट अबाउट द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास? द्रव्यमान केंद्र का वेग क्या होगा? तो याद रखिएगा VCM 0 हो जाएगा। कारण क्या है, ये वेग इसका और इसका दोनों का समान है, द्रव्यमान M और M है, तो समान द्रव्यमान का वेग है, तो अगर सेंटर ऑफ मास पहले यहाँ था तो अब भी यही रहेगा, क्योंकि समान वेग सारे हैं, तो वो एक ही जगह फिक्स रहेगा। इस वजह से द्रव्यमान केंद्र का वेग 0 होगा। कंसेप्चुअली एयरफोर्स में लॉजिकल और बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं। हम लोग कई बार सोचते हैं कि बहुत टफ आते होंगे, नहीं, लॉजिकल जरूर पूछे जाते हैं। अब इसमें लॉजिक है, कंसेप्ट पता होना चाहिए तो हो सकता है। आप फॉर्मूला भी लगा सकते हो, VCM = M1V1 + M2V2/M1 + M2, जिसमें V1 अगर V है तो V2 को आप -V ले लीजिए, तो MV - MV/M + M, तो ये कट होके ये 0 आंसर दे देगा। उससे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, दो ठोस गोलों की त्रिज्या
R व द्रव्यमान M है तो AB अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण क्या होगा। तो ऐसे में ऐसे होता है, ये देखिए दो ठोस गोले हैं, यहाँ पर हम ये अक्ष ले रहे हैं, कोई भी एक्सिस ले रहे हैं, ये AB अक्ष है, इसके सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, ये R त्रिज्या है, ठीक है, द्रव्यमान इसके M और M है, तो AB अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, तो ये भी इसके स्पर्शरेखीय हो गया, ये भी स्पर्शरेखीय हो गया, तो IAB दो के स्पर्शरेखीय हो गए, तो एक का स्पर्शरेखीय होता है 7/5 mr²। देखो फॉर्मूले तो अपने को याद करने होंगे, I स्पर्शरेखीय है, I टेंजेंशियल ठोस गोले के लिए होता है 7/5 mr², तो इसके लिए 7/5 mr², इसके लिए भी 7/5 mr², तो इसके लिए भी 7/5 mr², तो टोटल हो जाएगा 14/5 mr², ये आपके IAB हो जाएगा। एक क्वेश्चन लॉजिकल पूछा जाता है कि जब हम किसी पिंड को घूर्णन कराते हैं तो जड़त्व आघूर्ण कम करने पर कोणीय वेग में क्या फर्क पड़ेगा, तो जड़त्व आघूर्ण कम करने पर कोणीय वेग में वृद्धि होगी, एंगुलर वेलोसिटी विल इंक्रीज बाय डिक्रीजिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कोणीय वेग में वृद्धि होगी जब आप जड़त्व आघूर्ण को कम करोगे। ये पूछा जाता है अक्सर, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर I ओमेगा इज इक्वल टू हमेशा नियतांक होता है, तो अगर आप चाहते हो ओमेगा बढ़े तो आपको I को कम करना होगा। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अगर एक झुके हुए तल या नत तल से बहुत सारे पिंडों को एक साथ छोड़ा जाए तो सबसे पहले नीचे कौन पहुंचेगा, पहले नीचे कौन आएगा, तो इसके अंदर भी अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है। तो आप ध्यान रखना, जिसका k²/r² कम होगा वो सबसे पहले नीचे आएगा, उसमें ठोस गोला सबसे पहले नीचे आएगा क्योंकि उसका k²/r² कम होगा, मिनिमम होगा, न्यूनतम होगा। आप जानते हो वो 2/5 होता है जिसका मान सबसे कम होता है, 2/5 मतलब 0.4 जिसका मान सबसे कम होगा। तो एक साथ अगर वलय, चकती, खोखला गोला, ठोस गोला, बेलन, ठोस बेलन, इन सबको एक साथ छोड़ा जाए तो सबसे पहले नीचे ठोस गोला आएगा। इफ सेवरल ऑब्जेक्ट्स, रिंग, डिस्क, hollow cylinder, solid cylinder, hollow sphere, solid sphere are released together from a certain height, then the body or the object which is having least k²/r² will reach first at the bottom, वो सबसे पहले नीचे आएगा जिसका k²/r² कम होगा, जिसमें उत्तर आपका होगा ठोस गोला, सॉलिड स्फीयर, वो सबसे पहले नीचे आएगा। कंसेप्चुअली ये भी गजब का इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये मैंने आपको इन पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बताए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाले एग्ज़ाम के लिए। मैं उम्मीद करूँगा आप इनका फ़ायदा उठाएं और आप लगातार अपनी तैयारी के साथ हमारे YouTube चैनल से भी जुड़े रहें। आपको नए नए अपडेटेड वीडियो मिलते रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। तो ये एयरफोर्स X2 के लिए हमने आपको टॉपिक्स बताए जिनके ऊपर आने वाले क्वेश्चंस के बारे में हमने डिस्कस किया। उम्मीद करूंगा आप इसका लगातार लाभ लेते रहें और हमारे YouTube चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, आपको नए नए वीडियोस, अपडेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।